नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभात की नौबत में। और पिछले पेपर के जो पिछला जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रभात का नौबत का अर्थ क्या है, मतलब, है ना। तो काफ़ी लोगों का बिल्कुल सही जवाब था। जो लोग ग्रामीण जो है आपका परिवेश से जुड़े हुए थे, सभी ने सही जवाब दिया कि जो नौबत है वो आपका एक ढोल की ताल हुआ करती है, ठीक है। जिसको कि प्रातःकाल और सायंकाल को देव उपासना वगैरह के लिए सुबह को जो है बजाया जाता है, और रात्रि को भी मतलब दिन भर में जो आपका देव उपासना है उसकी समाप्ति के लिए। इस तरीके से जो नौबत है उसका उल्लेख उत्तराखंड के अलावा अन्य जगह पर भी मिलता है। जैसे आपने शायद अगर पढ़ा होगा तो मुगल काल वगैरह में भी मिलता है कि राज दरबारों में जो है आपका नौबत बजाई जाती थी, ठीक है। जो सुबह और शाम का जो शब्द वगैरह इस तरीके से आपका यहाँ पर एक ताल होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें नौबत को एक छोटे से एक सीमित अर्थ शब्दों में, तो जो नौबत है वो आपका प्रातःकालीन या फिर सायंकालीन एक ढोल की ताल है जो आपका देव उपासना वगैरह के लिए मिलती है, ठीक है। चलिए, और आज का एक और प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मिलता है कि ये जो प्रभात की नौबत, ऐसे आपने नेगी जी का एक गाना भी सुना होगा, है ना, प्रभात नौबत बजी। उसमें अपने अगर जिक्र किया होगा तो वहाँ पर एक वाद्य यंत्र का वो नाम लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मंदिरों में शंख बजी, भाणु बजी, घंडुली। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो भाणु है, भाणु, ये भाणु जो है आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ज़रूर आप पुराने लोगों से डिस्कस करना, जो आपके आसपास लोग होंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये जरूर मालूम हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है किस प्रकार का, जैसे हम सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ते हैं, आपका चर्मवाद्य, धातुवाद्य, इस तरीके से। तो भाणु देखो, आपको वहाँ पर एक आप सोचोगे कि वहाँ पर उसने घाणु बोला है, तो घाणु नहीं है वो। घाणु तो आपका वो घंडुली उसने अलग बोला है, नेगी जी ने घंडुली अलग बोला है, यानी जो घंटी वगैरह होती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक भाणु शब्द मिलता है। आपको बताना है किस प्रकार का वाद्य यंत्र मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके जवाब के साथ मिलेंगे आगे। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने वाले जड़ी बूटी संरक्षण के बारे में। ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं है, बस इसमें केवल 20 प्रश्न है, और बताने के लिए ज़्यादा भी नहीं है, बस आपको सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर देखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे पास था कि सर्वप्रथम राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में किस औषधीय पादप की खेती शुरू की गई थी। आपका बेलाडोना मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। दो डेट इसकी आपके पास मिलती है, परीक्षावाणी में हमने 1903 पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जो आपका अजय रावत है वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि 1909 में जो आपका कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो स्थापित किया गया है नॉर्मन गिल की अध्यक्षता में, उसके बाद नॉर्मन गिल के ही नेतृत्व में 1910 में इस औषधीय पादप की खेती जो है कुमाऊं में सुचारू रूप से शुरू मिलती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाओगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो और भी राज्य में ये सब पौधे आपके पास मिल जाते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस औषधीय पादप की खेती की जाती है। देखो, बायोडीजल के लिए आपका यहाँ पर जेट्रोपा, थोड़ा सा ध्यान रखना, जेट्रोपा का एक नाम रतन जोत भी मिलता है। जेट्रोपा या रतन जोत नाम भी इस पादप का यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो बायोडीजल वगैरह में होता है। यहाँ पर बाकी राज्य में पायरेथम हो गया, जिरेनियम हो गया, इनकी भी खेती की जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जिरेनियम की, तो जो जिरेनियम है इससे सुगंधित तेल आपका निकाला जाता है। और ध्यान रखना कि जो जिरेनियम है ये आपका अफ्रीका मूल का पौधा जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, अफ्रीका मूल का मिल जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है कि वनों से संबंधित भारत का पहला कानून जो है भारतीय वन अधिनियम की बात की कर रहा है कि भारतीय वन अधिनियम पहला वाला, तो वो आपका 1865 आ जाएगा। आपको पता है कि पहला वन अधिनियम बना था, और यहीं पर 1865 में ही भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक जो है डॉक्टर जो आपका डिट्रिच ब्रेंडिस, आपने एफआरआई के मुख्य गेट का भी नाम देखा होगा कि इनके नाम पर रखा गया है, तो इनको नियुक्त किया गया था। ये जर्मनी के मूल निवासी थे। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो पुराने पेपर में कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ ब्रिटिशों के नाम, कुछ विदेशियों के नाम आए हैं वन प्रबंधन वगैरह से संबंधित, और पूछा गया कि ये किस देश से संबंधित है। तो इस तरीके से सोच सकते हो कि मतलब उसी के भाई बंद थे ब्रेंडिस के। तो ये सब आपका कहाँ पर, जर्मनी से अभी हाल ही में आपका पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है आपका चलो वैसे तो आगे क्वेश्चन वगैरह भी आपके पास मिल जाएंगे कि 1884 में वनों को वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना भी यहाँ पर बनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अगला
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी 1948 में। वन महोत्सव, ये आपने जीएस वगैरह में भी जरूर पढ़ा होगा। ये देश भर में के.एम. मुंशी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और देश भर में 1950 में जो आपका वन महोत्सव आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जो नई राष्ट्रीय वन नीति आपके पास मिल जाएगी वो 1952 में मिल जाती है और इसी में संशोधन आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलता है अगला कि देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो प्रथम वन महाविद्यालय आपके पास मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1878 में। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी आगे आपके पास मिल जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया? तो इसका नाम 1884 में ये सब यहाँ पर रखा जाता है। फिर अगला मिलता है कि किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम परिवर्तित करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया? यानी फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भाई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना कब हुई है? तो ये आपका फिर हम पढ़ जाते हैं 1906 में। थोड़ा सा इसके बारे में और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1906 में इसकी स्थापना की गई है। 1914 में इसको देहरादून में ही कहीं पर चांदबाग में इसको स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि यहीं पर 1914 में आपने देखा होगा कि जो वन संग्रहालय है, देहरादून वन संग्रहालय की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, पहला वन संग्रहालय, एकमात्र आपका वन संग्रहालय वगैरह के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम आगे चल के देखें तो 1991 में जो FRI है उसको डीम्ड का दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो आपका यहाँ पर एक नाम मिलता है CG ब्लूमफील्ड नाम मिलता है। इन्होंने FRI भवन का जो है डिज़ाइन तैयार किया है। जो लोग देहरादून क्षेत्र में आप जरूर गए होंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वो जो लंबी सी जो इमारत आप लोगों ने देखी होगी जिसका वो फोटो शूट वगैरह करते हैं ना आप लोग वहाँ पे, जिसका वो चुफला पकड़ने की नाकाम कोशिश आपने करी होगी, फोटो शूट है ना, तो वो आपका 1929 इरविन के कार्यकाल में इसका उद्घाटन होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना एक क्वेश्चन आ चुका है कि CG ब्लूमफील्ड के द्वारा इसका डिजाइन जो है तैयार किया गया था। ठीक हो जाएगा। चलेंगे अगला है 7th की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपने बताना था कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान बिल्कुल गोपेश्वर में है। 1989 का ये आपके पास मिल जाएगा गोपेश्वर में। और आप सभी को पता होगा कि इसकी 2 शाखाएं आपका अभी प्रस्तावित है, उत्तरकाशी में हो जाएगा और पिथौरागढ़ जनपद में इसकी 2 शाखाएं आपको प्रस्तावित मिलती हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको ये आता है कि जड़ी बूटी संग्रहालय अगर आता है तो जड़ी बूटी संग्रहालय आपका हरिद्वार में हो जाएगा। ये आपका 2014 में स्थापित मिलता है। दूसरा है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, तो ये बिल्कुल कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में हो जाएगा। तीसरा है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। ध्यान रखना ये सीमैप की बात कर रहे हैं। जो सीमैप है ये आपके पास मिल जाएगा श्रीनगर में नहीं बल्कि ये आपके पास 2 जगह पर है। हमने इसको देखा है आपका बैजनाथ में हो जाएगा, बैजनाथ, और एक दूसरी जगह पर ही आपका नगला नामक स्थान है। कहाँ पर? पंतनगर में। ध्यान रखना पंतनगर तो आपको जरूर पता होगा लेकिन नगला भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। इसी से संबंधित कुछ एक कन्फ्यूजन वाला टर्म आता है तो उसको आगे हम प्रश्न में देखेंगे। 4th है इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ये ऋषिकेश में। देखो जड़ी बूटी से संबंधित जो ये संस्थान है ना बहुत थोड़ा सा आसान मिल जाते हैं। देखो जड़ी बूटी का नाम हम सीधे गोपेश्वर देखते हैं। यहाँ पर कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ध्यान रखना रानीखेत में हो जाएगा। इंडियन ड्रग ये सीधे IDPL देखना इसको, IDPL, तो IDPL ऋषिकेश में अब तो खैर लगभग बंद हो चुका है। रूस की सहायता से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना और जो हमारे पास संस्थान मिलते हैं जड़ी बूटी संरक्षण वगैरह से संबंधित, तो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग आएगा तो सीधे सीधे वो ताड़ी खेत में आपके पास मिल जाएगा। और मेडिसिन आएगा तो मेडिसिन से आपका माँ से मोहान वगैरह भी आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास बिल्कुल यही है कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये मेडिसिन वाला अगर आता है तो माँ से मोहान, और मोहान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में आपका ये स्थापित मिल जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10th है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पौड़ी में स्थित नहीं है? देखो यहाँ पर कोऑपरेटिव ड्रग, अभी हम ऊपर देखा ना ये रानीखेत अल्मोड़ा में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान, हाँ इसकी हम बात करेंगे तो ये 1979 का आपके पास मिल जाएगा श्रीनगर में। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम उच्च स्तरीय पढ़ते हैं हम सीधे श्रीनगर कर देते हैं। एक उच्च स्तरीय
प्राणी उद्यान आपके पास आएगा, जो नैनीताल में 1995 में 1995 में आपका स्थापित मिल जाता है। ठीक है, बाकी देखो गढ़वाल मंडल विकास निगम, थोड़ा सा इनकी बात करेंगे तो जड़ी बूटी संरक्षण कार्य भी इनको सौंपा गया था, इसलिए यहाँ पर ये आपको पूछा गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय भी गढ़वाल मंडल की बात करेंगे तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में आपके पास मिल जाती है, जबकि कुमाऊं मंडल की स्थापना हमने 1854 में देखी है। और देखो दोनों के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल का विकास निगम आपके पास मिल जाएगा, ये आता है 31 मार्च को 1976 में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई। अगला चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। देखो जीबी पंत के नाम से जब हम रटते हैं तो जीबी पंत हम एक प्राणी एवं जीबी पंत राजकीय संग्रहालय देखते हैं तो 1979 से सीधा आपका अल्मोड़ा आ जाएगा, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय विकास संस्थान ये भी आपका कोसी कटारमल अल्मोड़ा में है और 1988 में इसकी स्थापना आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगला कि जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग को कब दिया गया था। तो सहकारिता विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार के द्वारा 1972 में सहकारिता विभाग की स्थापना की जाती है और जड़ी बूटी संरक्षण और संग्रहण का कार्य जो है सहकारिता विभाग को दिया जाता है। लेकिन फिर क्या किया जाता है कि 1980 में हम देखते हैं जिलेवार भेषज सहकारी संघ स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, भेषज सहकारी संघ स्थापित किए जाते हैं और जड़ी बूटी का कार्य जो है हर जिले में जो ये संघ थे इनको दिया जाता है। भेषज का थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने पहले भी शायद देखा वीडियो वगैरह में कि भेषज का अर्थ आपके पास क्या मिल जाएगा, औषधि से संबंधित मिल जाएगा, औषधि का पर्यायवाची आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा भेषज से हमने शायद एक और चीज़ देखी है कि अगर आपके पास आ जाए कि भेषज विकास योजना, अगर आपके पास भेषज विकास योजना अगर आती है तो भेषज विकास योजना आपका 1949 को मिल जाएगी, जो कि जीबी पंत के द्वारा मतलब शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी। अगला चलते हैं आपका 14 कि उत्तराखंड में कितनी जड़ी बूटियों की किस्में प्रतिबंधित हैं। तो देखो ये आपका 1982 में वन प्रबंधन जो आपका अधिनियम था उसके तहत 114 जड़ी बूटियों को क्या किया गया, यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। 15 है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो आपने देखा कुल 500 प्लस यहाँ पर आपका जड़ी बूटियाँ वगैरह मिल जाती हैं। अगला है कि उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों के संग्रहण वन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर फिर से वही अभी मैंने आपको जो बताया था कि 1982 में वन प्रबंधन मतलब जो आपका जड़ी बूटी प्रबंधन वगैरह जो है वो वहाँ पर वन प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका कौन कौन सी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया जाएगा, किस किस के आयात को प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगला ही प्रश्न मिल जाता है कि भारतीय आयात प्राधिकरण ने राज्य के कितने पौधे के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 44 पौधे ऐसे मिलते हैं जिनके आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। 18 है, इसी की मैं बात कर रहा था सगंध पौध केंद्र। देखो वो अलग चीज़ है, जो हमने अभी औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान पढ़ा था वो आपका सीमैप करके आ जाएगा, लेकिन सगंध पौध केंद्र ये CAP, क्योंकि इससे ज़्यादा रिवीजन हमने वो किया है बैजनाथ पंत नगर वाला, तो ये भी अभी देखो 2 बार पेपर में आ चुका है और बहुत सारे लोग इसको गलत कर चुके हैं। तो ये सगंध पादप केंद्र आपका सेलाकुई में, इसकी स्थापना जो है 2003 में की गई। अच्छा, जैसे हमने जो जड़ी बूटी विकास संस्थान था गोपेश्वर वाला, उसकी 2 शाखाएं उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में देखी। ध्यान रखना कैप की भी 2 शाखाएं प्रस्तावित हैं। एक आपके पास मिल जाएगा भरसार, कहाँ पर है सभी को पता है, भरसार पौड़ी में हो जाएगा, और दूसरी इसकी जो शाखा स्थापित है वो आपका चौबटिया में मिलती है। ठीक है, चौबटिया में इसकी दूसरी शाखा आपको स्थापित मिल जाती है। 19 से भाई कि निम्न से किस स्थान पर जड़ी बूटी विपणन की व्यवस्था नहीं है। जड़ी बूटी विपणन अगर यानी जड़ी बूटी मंडी की अगर हम सीधे सीधे बात करेंगे तो हमने 3 स्थान पर देखे, टनकपुर, रामनगर और ऋषिकेश में जो है जड़ी बूटी मंडी स्थापित की गई है। तो चमोली में फिलहाल ये आपका नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह और नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है कि हर्बल गार्डन की स्थापना। देखो हर्बल गार्डन ऋषिकेश में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि यह आपका सुशीला तिवारी के नाम से आता है। कई सारे हर्बल गार्डन वैसे आपका राज्य में मिलते हैं। अगर आपके पास सुशीला तिवारी एक्यूप्रेशर पार्क आता है, सुशीला तिवारी एक्यूप्रेशर पार्क के नाम से अगर हर्बल गार्डन आएगा तो ये आपका ऋषिकेश में मिल जाएगा, मुनि की रेती में। और अगर आपके पास आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कौन सा है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन हमारे पास फिर कौन सा मिल जाएगा, आपका माणा में ये मिल जाता है। ठीक हो जाएगा भाई। चलिए, तो आज का सेशन, आज की जो वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, मिलेंगे आपको फिर अगली किसी सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।